हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन ऐप पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाली हैं एक शॉर्ट रिवीजन नोट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों एक पेज के अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी टैक्सेबिलिटी है, एक ही पेज के अंदर आपको मैं करवाने वाला हूँ। आपके सामने चार्ट बना हुआ है, आपको दिख रहा है। तो दोस्तों समझ लेते हैं एक बार क्या होता है, तो करते हैं स्टार्ट। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कि रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से आपने लेना है। तो ये रिवीजन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अब इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट आते हैं, जबकि अदर के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट आते हैं। दोनों के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो रेजिडेंट आपका इंडिविजुअल केस में है ना, वो बदल जाएगा दो पार्ट्स में। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी। ये जो ROR है इसका मतलब है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आपने इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना है, सबसे पहले तो आपको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा आगे, और अगर आपने अदर में करना है तो आपको सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ से स्टेटस को देखना है तो आपने डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले अगर आपने इंडिविजुअल का डिटरमाइन करना है तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपके सामने है बेसिक कंडीशंस। तो दोस्तों सबसे पहले अब बेसिक कंडीशन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इंडियन टोटल पीरियड 182 डेज इन रेलेवेंट पीवाई, यानी जो आपका पीवाई चल रहा है उसके अंदर 182 डेज कवर किए होने चाहिए उस इंडिविजुअल ने। या फिर दूसरी कंडीशन, आपका टोटल पीरियड 60 डेज एक रेलेवेंट पीवाई में होना चाहिए और 365 डेज लास्ट फॉर पीवाई में होनी चाहिए। यानी ध्यान से समझो, या फिर ये दोनों चीज़ें पूरी कर दो या ये सिर्फ एक ही चीज़ पूरी कर दो। यानी इन दोनों में से इसके दो सब पार्ट्स को पूरा करना पड़ेगा या फिर इसे अकेली को। अगर इन दोनों में से एक भी पूरी कर दिया आपने तो आप क्या कहलाओगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको क्लियर होगा। यानी अगर आपने ये पूरी नहीं करनी तो आपको ये दोनों चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, अगर आपने ये दोनों नहीं करनी तो आपको ये करना पड़ेगा। अब एडिशनल कंडीशन भी है, वो क्या कहती है कि पूरा स्टे इंडिया में पिछले 7 सालों का मिलाकर 730 डेज बनना चाहिए, या फिर आप दो साल यानी 2 बार रेजिडेंट बन चुके हो पिछले 10 सालों में। यानी पिछले 10 सालों में 2 बार अगर आप एक कंट्री के रेजिडेंट बन चुके हो तो उस कंट्री के आप क्या माने जाओगे? टोटल रेजिडेंट माने जाओगे। तो इन दोनों में से भी आपने एक कंडीशन पूरी करनी है या फिर इन दोनों में से भी आपने एक कंडीशन पूरी करनी है, तभी आपको कौन माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे रेजिडेंट आपको एक्सेप्शन मिल जाती है इन दोनों कंडीशंस को पूरा ना करने की। तो वो कौन सी है? जब आप क्रू मैन के मेंबर हो, यानी एक शिप के मेंबर हो एज अ क्रू, तो आप अगर आपको इंडिया लीव करना पड़ रहा है तो उस केस में भी आपको ये कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी रेजिडेंट होने के लिए। इसके अलावा आप इंडिया को अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए लीव करना चाहते हो या कर रहे हो तब भी आपको ये कंडीशंस पूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई इंडियन पर्सन कम्स इंडिया फॉर विजिट, यानी कोई विजिट के लिए आया है, तो उस केस में भी ये कंडीशंस पूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक्सेप्शंस हो गए, ये आपकी डिटर्मिनेशन हो गई इंडिविजुअल की। अब HUF, AOP और BOI कंपनी की बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। HUF की क्या है? डिपेंड करता है C&M। C&M का मतलब होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप इंडियन हो तो आप, यानी अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडियन है तो आप रेजिडेंट हो, अगर फॉरेन है तो वो नॉन रेजिडेंट है। आपने पढ़ा था कि अब आपने ROR यानी NOR भी देखना है, तो ROR देखोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कर्ता के ऊपर। आपको भी पता है HUF के अंदर मेन हेड कौन होता है? कर्ता। सो अगर आपका मेन हेड कर्ता ROR है यानी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपकी HUF भी क्या मानी जाएगी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर आपका कर्ता नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपकी HUF भी क्या मानी जाएगी? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। AOP, BOI और फर्म के अंदर भी सेम केस आएगा, C&M यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर। और सेम केस, अगर इंडियन है तो रेजिडेंट, फॉरेन है तो नॉन रेजिडेंट। लेकिन अब यहाँ पे ROR और NOR नहीं आएगा, आपने यहाँ पे भी देखा था। अब कंपनी के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी है, एक इंडियन कंपनी है, एक पोइम इन इंडिया। इंडियन कंपनी तो माना जाता है, लेकिन पोइम क्या है? यहाँ पे कोई कविता नहीं है, ये एक ऐसी प्लेस होती है, नीचे इसका मीनिंग दिया गया है, जहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग टू कंपनी गोल। तो उस जगह को यानी देखा जाता है, अगर वो जगह इंडिया में है तो वो आपकी कंपनी इंडियन कंपनी मानी जाएगी, यानी रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का पोइम यानी कंपनी की पोइम जो बाहर है, अगर बहुत सारे डिसीजन वहाँ पे लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या माना जाएगा? उसे NR यानी नॉन रेजिडेंट।
तो क्लियर हुआ। इसके अलावा टोटल इनकम का स्कोप देखते हैं। तो टोटल इनकम का स्कोप देखने के लिए आपको ये भी ज़रूरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। टैक्सेबिलिटी है, तो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। जो तो इंडियन इनकम है वो इंडिया में आनी चाहिए, यानी एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड होनी चाहिए, या रिसीव और डीम टू बी रिसीव होनी चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं है वो फॉरेन इनकम है। तो इंडियन इनकम में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट भी टैक्सेबल है। जबकि फॉरेन इनकम के अंदर ऑर्डिनरी तो टैक्सेबल रहेगा, नॉन ऑर्डिनरी को 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। फॉरेन इनकम में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या क्या है कि बिजनेस इनकम जो आ रही है उसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में होना चाहिए, या जहां से प्रोफेशन से आपको इनकम आ रही है वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होना चाहिए। और अगर ये तो था इंडिविजुअल एचयूएफ का केस, अगर अदर देन है तो ऑर्डिनरी में आपको टैक्सेबल माना जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन इसमें अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, यानी नॉन रेजिडेंट वाला केस आएगा लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला नहीं आएगा। ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। अब फॉरेन इनकम, यानी अब ये केस आएगा नहीं तो 2 कंडीशन भी नहीं चाहिए। अब फॉरेन इनकम में ये 2 चीज़ें चाहिए। ये दोनों चीज़ों में एक तो टैक्सेबल है लेकिन नॉन रेजिडेंट वाला टैक्सेबल नहीं है। तो आपके सामने ये छोटा सा चार्ट आपको क्लियर कर दिया गया है, आप देख भी रहे हो तो क्लियर हो भी जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये जो टॉपिक थे 2 रेजिडेंट और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये तो क्लियर हो गए। अब इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये टॉपिक तो आप देख सकते हो आसानी से कि कौन सी सेक्शन 9 के अंदर डीम्ड मानी जाती है इनकम। तो अगर आपके कोई बिजनेस कनेक्शन के साथ है, कोई डिविडेंड इनकम है, कोई या कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है उससे कोई इनकम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें डीम्ड मानी जाएंगी। यानी डीम्ड मीन्स जो अभी मिली नहीं है पर मिलने वाली है, उस चीज़ को हम डीम्ड कहेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप एट द लास्ट मोमेंट अपने प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए देख सकते हो। तो एक्रोड या डीम टू बी एक्रो, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, सारी और क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। एक्रोड इन इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया में भी सारी और टैक्सेबल माना जाएगा। अब एक्रोड आउटसाइड हुई है लेकिन डीम्ड इंडिया में हुई है तो सारी और टैक्सेबल ही माना जाएगा। अब केस बदल गया, एक्रोड और रिसीव आउटसाइड इंडिया है, यानी आपको मिली भी है और आपको मिलने भी वाली बाहर है लेकिन उसका सेटअप इंडिया में है, तो 2 चीज़ों में तो वो आपका क्या माना जाएगा, टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेजिडेंट में वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट को छोड़कर, यानी इस फोर्थ पॉइंट को यानी कोई भी इन सबको छोड़कर कोई अदर सोर्स की इनकम है तो वो सिर्फ टैक्सेबल आरओआर में होगी, एनओआर और एनआर में नहीं। कोई एक्रूड और रिसीव्ड हुई है आउटसाइड इंडिया और वो पीवाई में आ रही है तो वो सिर्फ आर का केस है, वो आपका एनओआर या एनआर का केस नहीं होगा। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एक्रूड या रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया कोई इनकम किसी एक पीवाई के अंदर, और वो बाद में किसी जो आज जिस साल की आप यानी जिस करंट एफवाई की आप बात कर रहे हो उसके अंदर वो रिमिट हो गई है यानी वापस आ गई है, तो भी वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ, आपने करना कौन सा है, ये वाला केस। तो हो गया ये दोस्तों। अब आपके सामने मैं पूरा दोबारा से शो कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेलीग्राम पे भी ये चार्ट अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सी छोटी वीडियो में 7 या 8 मिनट्स की वीडियो में आपको मैंने आज बता दिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको मेन देखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।